कहा जाता है कि ये दुनिया भरोसे के ऊपर चलती है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, भरोसा हर इंसान पे नहीं किया जाता और आंख बंद करके भी भरोसा कभी किसी पे नहीं करना चाहिए। कभी कभी आपका किया हुआ भरोसा आपकी ज़िंदगी तक को दांव पे लगा देता है। ऐसा नहीं है इस दुनिया में सभी लोग भरोसे के काबिल हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग भरोसा तोड़ देते हैं। इस दुनिया में काफ़ी अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस दुनिया के अंदर काफ़ी बुरे लोग भी हैं। किसी की सूरत, किसी का पहनावा, किसी की बिल्कुल भोली सूरत देखने के बाद भी आप धोखा खा सकते हैं और उससे आपकी जान माल सबका नुकसान हो सकता है। आज की दोस्तों जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मुंबई की एक कहानी है। एक लड़की, एक अनाथ लड़की की दर्द भरी कहानी है, जिसके पिता इस दुनिया में नहीं होते हैं, सिर्फ एक बूढ़ी माँ होती है और वो लड़की होती है, और वो मुंबई के अंदर घरों के अंदर झाड़ू पोछा करके अपने और अपना माँ का पेट भरती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी आप सुनेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि इस दुनिया में इस तरीके के भी दरिंदे रहते हैं और जो किसी के भी साथ ऐसा कर सकते हैं। आज की दोस्तों जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक 24 साल की लड़की सीमा की कहानी है। सीमा एक 24 साल की लड़की है, लेकिन काफ़ी होनहार है और देखने में काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन काफ़ी ज़हीन भी है। मतलब उसके अंदर काफ़ी दिमाग है, वो दुनिया को समझती है कि आखिर दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। सीमा की माँ जो थी वो काफ़ी बीमार थी, तो सीमा अपनी माँ को लेकर के मुंबई पहुँच जाती है। और मुंबई में आप जानते हैं कि चौल का सिस्टम चलता है, वहाँ पर वो एक चौल ले लेती है और वहीं लोकल में लोगों के घरों में काम करके अपनी माँ का और अपना गुजारा करने लग जाती है। सीमा की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही थी। उसे कई सारे घरों में काम मिल गया था, जहाँ से उसकी काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती थी। उस कमाई से उसका और उसकी माँ का अच्छे से सारा खर्चा चल रहा था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल कट रही थी। उसी कॉलोनी में रहने वाला एक लड़का सीमा को अक्सर आते जाते देखता था और उसको ताड़ता रहता था, और कई बार उसने सीमा को प्रपोज भी किया, लेकिन सीमा ने उसका जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट नहीं किया। सीमा बोलती थी कि मेरी माँ है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी माँ का ख्याल रखना। अगर मैं इन सब चक्करों में पड़ जाऊंगी तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा। वो लड़का बार बार सीमा को जोर देता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और मिल के तुम्हारी माँ का ख्याल रखेंगे, लेकिन सीमा इस बात पे कभी भी राज़ी नहीं होती है। सीमा का डेली का जो रूटीन होता है वो उसी रूटीन पे काम पे जाती है। सुबह को लोगों के घरों में काम करती है और शाम को अपनी माँ के पास आके रुक जाती है। सीमा को एक नए घर के अंदर काम मिला। एक मस्जिद में काम करने वाले मौलाना के घर का काम करने के लिए सीमा को ऑफर आता है। सीमा 3,000 रुपये के लिए हाँ कर देती है। इमाम साहब जो होते हैं सीमा को बोलते हैं कि मैं तुम्हें 3,000 रुपये महीना दूंगा, बस तुम्हें मेरे लिए 2 टाइम खाना बनाना होगा। एक दोपहर का खाना बनाना होगा, एक शाम का खाना बनाना होगा, बाकी काम मैं खुद कर लूँगा, बस आप खाना बना के चले जाना, मैं आपको 3,000 रुपये महीना पगार दूंगा। सीमा भी काफ़ी खुश हो जाती है कि उसको एक और इनकम का सोर्स मिल जाता है। 3,000 रुपये में सिर्फ 2-3 घंटे उसको काम करना है, जाना है, एक आदमी के लिए खाना बनाना है और अपने घर वापस आ जाना है। तो सीमा इमाम साहब के घर पे भी काम करने लग जाती है और धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता है। बहुत सारे घरों में सीमा झाड़ू पोछा करती थी, लेकिन इमाम साहब के घर में वो सिर्फ खाना बनाने जाती थी। लेकिन जो मोहल्ले का लड़का था वो अब भी सीमा को देखता है और उससे बार बार प्रपोज करता है, उससे छेड़ता है, परेशान करने लग जाता है। लेकिन सीमा उसकी किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं देती है और उसकी कोई भी बात में हामी भी वो नहीं भरती है। सीमा जब इमाम साहब के घर खाना बनाने जाती है तो वो इमाम साहब को चाचा बोलती है और इमाम साहब भी उसे सीमा बेटी कह के पुकारते हैं। लेकिन इमाम की जो नीयत थी वो धीरे धीरे सीमा की जवानी देखकर खराब होने लग जाती है। सीमा जब किचन में काम करती होती है तो अक्सर किचन में पसीना आ जाता है। अगर घर में एसी नहीं है, अच्छा सिस्टम नहीं लगा हुआ, तो सीमा अपना वहाँ पे दुपट्टा उतार के रख देती है। लेकिन इमाम जो होता है धीरे धीरे सीमा को ताड़ते रहता है और उसकी नज़र जो होती है सीमा के हुस्न को देख के खराब हो जाती है। अब इमाम के दिमाग में ख्याल आता है कि किसी भी तरीके से सीमा को पाना है। उसके जिस्म को वो भोगना चाहता था और उसके साथ समय बिताना चाहता था। इमाम की नीयत तो सीमा के ऊपर ख़राब हो चुकी थी, लेकिन इमाम को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि जो पहला कदम है वो सीमा की तरफ कैसे बढ़ाया जाए जिससे सीमा नाराज़ भी ना हो और वो मान भी जाए। तो इमाम जो होता है हमेशा इसी उधेड़बुन में लगा रहता है कि आखिर सीमा को किस तरीके से मनाया जाए। एक दिन जब सीमा काम करने के लिए आती है, तकरीबन शाम के 7 बजे का टाइम था, और इमाम साहब क्या होता है सीमा को अपने पास बुलाता है और उससे बोलता है कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम थोड़ा सा बाम लगा दो। तो सीमा इमाम साहब को चाचा बोलती थी, वो उनकी कमर में बाम लगाने लग जाती। वहीं पे सीमा से इमाम साहब बातचीत करता है धीरे धीरे कि मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, ये मकान है। उसको लालच देता है, पैसा दिखाता है, तो सीमा भी धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगती है। फिर एक दिन इमाम साहब बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ
और तुम्हारी माँ का भी ख्याल हम लोग मिल के रखेंगे, अपने ही घर में तुम्हारी माँ को भी हम लोग ले आएंगे, तुम उस चौल को छोड़ देना। सीमा जब इमाम की ये सारी बातें सुनती है तो उसके भी समझ में आ जाता है कि इमाम सही बोल रहा है। हालांकि चाचा की जो उम्र है वो ज़्यादा है, लेकिन सीमा फिर उसकी बात मान जाती है। उसके बाद सीमा जब बात मान जाती है तो इमाम साहब जो होते हैं वो सीमा के साथ हम बिस्तरी करते हैं। उसके साथ जब एक बार संबंध बना लेते हैं तो ये संबंध का जो सिलसिला है वो रुकता नहीं है और लगातार डेली अब इमाम साहब के घर में यही काम होने लगता है। सीमा जब भी आती है वो दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके बाद सीमा चली जाती है। ये सब होते होते तकरीबन 1 महीने का समय बीत जाता है। उसके बाद सीमा जो होती है वो गर्भवती हो जाती है, यानी कि उसका गर्भ ठहर जाता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वो इमाम साहब से आके बोलती है शादी करने के लिए कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और अब मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगी, ये किसका बच्चा है, इसलिए आप मुझसे शादी कर लें। अब इमाम जो होता है वो सारी बातें सीमा को झूठ बोल चुका होता है और पहले से शादीशुदा होता है, उसके बच्चे होते हैं, उसके बच्चे काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। अब उसको समझ में नहीं आता कि वो सीमा से कैसे छुटकारा पाए। आखिरकार उसने अपनी हवस के लालच में सारा काम तो कर लिया, लेकिन अब उसके ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो सीमा से किस तरीके से छुटकारा पाए। फिर इमाम साहब के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है कि क्यों ना सीमा को रास्ते से ही हटा दिया जाए। फिर एक दिन वो सीमा को धोखे से रात के 10 से 10:30 बजे के टाइम अपने घर पे बुलाता है और सीमा से कहता है तुम बहुत ज़्यादा छुपते छुपाते आना, क्योंकि सीमा मोबाइल यूज़ नहीं करती थी, वो गांव की लड़की थी, तो इसलिए इमाम को पूरा पता था कि फ़ोन का तो कोई रिकॉर्ड्स मिलेगा ही नहीं। और उसके बाद वो सीमा को जब बुलाता है अपनी बिल्डिंग के अंदर और उसको वहीं पर मार देता है। और मारने के बाद वॉशरूम में, अब जब गटर में डाल दिया जाता है उसके बाद मोहल्ले में 10 से 12 दिन के बाद काफ़ी ज़्यादा बदबू आने लगती है, क्योंकि सीमा की माँ जो थी वो बूढ़ी थी, उसको इतना समझ नहीं था वो किसको बोले क्या नहीं बोले, बस वो यही सोच रही थी कि मेरी बेटी कहाँ गई। और उसके मोहल्ले पड़ोस के जो लोग थे उस चौल में रहने वाले, वो उसको यही आश्वासन दे रहे थे कि सीमा हो सकता है किसी से प्यार करती हो जिससे वो उसके साथ भाग गई हो। जब मोहल्ले में पूरी बदबू फैल जाती है, कॉलोनी के अंदर सोसाइटी में बदबू फैल जाती है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है। उसके बाद पुलिस जब आती है और गटर का ढक्कन हटाती है तो उसके अंदर से एक डेड बॉडी निकलती है। हालांकि कई सारे पीस के अंदर थी लेकिन निकलती एक डेड बॉडी है। लेकिन चेहरा देखने के बाद और कपड़े देखने के बाद, कुछ हाथ में जो गहने थे, रिंग्स वगैरह होती हैं, उस सबको देखने के बाद कुछ कन्फर्म हो चुका था लगभग कि ये डेड बॉडी जो है वो सीमा की है। और जो बिल्डिंग की जो सीवर लाइन थी वो भी पूरी तरीके से चोक हो चुकी थी, क्योंकि इमाम साहब ने वहीं से बहुत सारे टुकड़े डाल डाल के वो पाइपलाइन के थ्रू गटर में माल भेजा था। अब इस तरीके से जब पूरी कॉलोनी की जो लाइन थी वो भी चौक थी, तो पुलिस जो है वो हर बाथरूम की तलाशी, हर किसी के बाथरूम में जाके उसकी सीट्स की और उसके वॉशरूम की पूरी तलाशी ली जाती है, लेकिन कहीं से भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। सिर्फ एक घर बंद बचता है, एक फ्लैट बचता है पूरी बिल्डिंग के अंदर जिसकी तलाशी नहीं ली गई थी। उसके बाद पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस जो होती है इमाम साहब को बुलाती है और उनसे पूछताछ करती है, तो इमाम साहब मना कर देते हैं कि सीमा उनके घर पे खाना बनाने ज़रूर आती थी, लेकिन वो उस तारीख से कभी लौट के नहीं आई और मुझे इस बारे में कोई पता नहीं, मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि सीमा के साथ ऐसा किसने किया। सीमा बहुत अच्छी लड़की थी, इमाम साहब बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और जो मोहल्ले के लोग होते हैं, कॉलोनीज़ के लोग होते हैं, जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग होते हैं, वो सारे इमाम की बहुत तारीफ़ करते हैं कि इमाम साहब बहुत अच्छे हैं, बाकी इमाम बहुत अच्छा था, लेकिन सीमा के ऊपर उसकी गलत नज़र पड़ गई थी। वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, हर लड़की को इज्जत से देखता था, हर औरत को इज्जत से देखता था, लेकिन सीमा के ऊपर उसकी गंदी नज़र पड़ गई थी। तो इमाम साहब के घर पुलिस जब तलाशी लेने की बात कहती है तो इमाम साहब उस पर काफ़ी खामोश हो जाते हैं और भड़क जाते हैं कि ये मेरी बेइज्जती है, मेरी इंसल्ट है, आप मेरे घर की तलाशी कैसे ले सकते हैं। लेकिन पुलिस को भी लग रहा था कि कुछ तो दाल में काला है, जो इमाम साहब पीछे हट रहा है तलाशी देने से। पुलिस ज़बरदस्ती जब करती है और इमाम साहब के घर की तलाशी ली जाती है, तलाशी लेने के बाद बाथरूम में सारी चीज़ें मिलती हैं, वो वेपन भी मिलता है जो इमाम साहब ने सीमा के ऊपर यूज़ किया था। सारी चीज़ें मिलने के बाद सारी चीज़ें पुलिस कस्टडी में ले लेती है। उसके बाद इमाम साहब को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद उन्हें थाने ले जाया जाता है। थाने ले जाने के बाद जब इमाम साहब से पूछा जाता है सारी बातें, तो इमाम साहब जो होते हैं तोते की तरह, यानी कि पोपट की तरह सारी चीज़ें बक देते हैं कि मैं बहक गया था, अपने जज्बात में आकर बहक गया था और उसके बाद सीमा के साथ मैंने शारीरिक संबंध बनाए। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और मुझसे शादी करने का दबाव बना रही थी और मैं पहले से शादीशुदा हूँ, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकता था, तो इसलिए मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा। तब पुलिस इमाम साहब से कहती है कि आप उससे बात कर सकते थे, उसका अबॉर्शन करा सकते थे, लेकिन उसको जान से मारने की आपको ज़रूरत नहीं थी, आप पुलिस का सहारा ले सकते थे। हो सकता है आपसे गलती हो गई थी, उतना बड़ा जुर्म नहीं था, आपको इतनी ज़्यादा सज़ा नहीं होती, लेकिन आपने जो आगे स्टेप उठाया इसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ उम्र कैद या फिर फांसी है। उसके बाद वहाँ से इमाम साहब को जिला अदालत में पेश किया जाता है, जहाँ से उन्हें
जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आप एक चीज़ सोच के बताइए, इस दुनिया के अंदर किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा करना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी हो सकती है। अगर हम ये सोचते हैं कि सामने वाला बहुत अच्छा है, हमने उसे परख लिया है, तो आपकी ये भूल भी हो सकती है। हो सकता है सामने वाले ने आपको वो चेहरा दिखाया हो जो वो दिखाना चाहता हो, और उसके पीछे एक भयानक साजिश छुपी हो।